हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्जामपुर के महाभारत बैच का जो सामान्य ज्ञान का बुकलेट है उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान के इस बुकलेट में जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है उसमें यहाँ पर प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो चलिए हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और खालिस्तान है। यानी कि मानवता को भारत ने दो सबसे बड़े उपहार दिए हैं जो कि दो महाकाव्य है, जिनमें से एक है आपका रामायण और एक हो जाएगा आपका महाभारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। देखिए, महाभारत को जो है पुराना नाम इसका जय संहिता भी कहा जाता है, और अकबर के समय एक कवि हुए हैं बदायूनी। तो बदायूनी ने इसका संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखे बुद्धचरित जो है इसको यहाँ पर लिखा था अश्वघोष घोष ने। और यहाँ पर जो पंचतंत्र है इसके लेखक हैं यहाँ पर विष्णु शर्मा। और अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहते हैं। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, न कि ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया गया है। तो देखिए, बुद्ध के जीवन की जो घटना है धर्म चक्र परिवर्तन, ये इसके प्रथम उपदेश से संबंधित है। तो धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ पर प्रथम उपदेश को इनके कहा गया था। तो ये जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था ये वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। बात करें यहाँ पर इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु की घटना को यहाँ पर कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध से ही संबंधित एक और यहाँ पर शब्द का यूज किया जाता है जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। तो जब इन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया था, यानी अपने घर को त्याग दिया था, तो उस घटना को यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम उपदेश, जो कि आपका सारनाथ में दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के विस्तार को क्या कहा जाता था। तो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि उद्देश्य के लिए जो उपयोग की जाने वाली भूमि थी उसका जब विस्तार किया गया तो वहां पर उनको गांव कहा जाने लगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव सील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है। तो देखिए, हड़प्पा शहर में जो पशुपति शिव की सील है, सील मतलब यहाँ पर मोहर होता है, जो पशुपति की मुहर मिली है उसमें यहाँ पर 4 जानवरों को दर्शाया गया है। तो इनमें से एक कौन सा नहीं है। तो देखिए, बाघ जो है उस मोहर में बाघ भी पाया जाता है, उस मोहर में हाथी भी पाया जाता है, और उस मोहर में गैंडा भी पाया जाता है। लेकिन उस मोहर में जो शेर है ये नहीं पाया जाता। बात करें यहाँ पर चौथा जानवर कौन सा पाया जाता है, तो चौथा जानवर जो है वो यहाँ पर हिरण पाया जाता है। ठीक है, तो पशुपति शिव की जो मोहर पाई है हड़प्पा शहर से उसमें 4 जानवर पाए जाते हैं, बाघ, हाथी, गैंडा और हिरण। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, सुत्त पिटक एक ग्रंथ है जो खालिस्तान से संबंधित है। तो सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक है यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, एक हो गया आपका सुत्त पिटक, दूसरा हो गया आपका अभिधम पिटक, और तीसरा हो गया यहाँ पर विनय पिटक। ठीक है, तो ये सभी जो पिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित है। तो वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै ये प्राचीन शहर के नाम से जाने जाते हैं, ये बहुत ही प्राचीन शहर है। अब देखिए, बात करें यहाँ पर वाराणसी की, तो वाराणसी को यहाँ पर महादेव शिव के द्वारा यानी शिव जी के द्वारा बसाया हुआ माना जाता है। तो बात करें यहाँ पर पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र को यहाँ पर उदयन के द्वारा बसाया गया था। वर्तमान में इसका नाम यहाँ पर पटना है जो कि बिहार में स्थित है। बात करें यहाँ पर मदुरै की, मदुरै जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, और इसको यहाँ पर पांड्य वंश के शासकों के द्वारा बसाया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों ही शहर जो है बहुत प्राचीन शहर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे। तो अद्वैत वेदांत के तो संस्थापक थे वो आदि शंकराचार्य थे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, सोम ऋग्वेद युग के नर देवता खालिस्तान के देवता थे। यानी कि जो सोम देवता थे वे किसके देवता थे। क्या आंधी तूफान के थे, युद्ध के थे, ज्वालामुखी थे, या फिर पौधे के थे।
तो जो सोम देवता थे वे हो जाएंगे यहाँ पर पौधे के, यानी कि पेड़ पौधे या फिर वनस्पति के देवता इनको कहा जाता था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौधा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्य द्वारा शासित था। तो देखिए प्रश्न का सही जवाब जानने से पहले थोड़ी बेसिक सी जानकारी आपको बता दूं। जो महात्मा बुद्ध थे बेसिकली उनके दो वंश थे, एक तो हो जाता है उनके पिताजी की ओर से और एक हो जाता है उनकी माताजी की ओर से। तो उनके पिताजी जो थे वे शाक्य कुल के थे और इसीलिए गौतम बुद्ध शाक्य वंश के भी कहे जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर शाक्य मुनि भी कहा जाता है। वही बात करें इनकी माताजी की, तो माताजी इनकी कोल्य वंश की थी, इसलिए महात्मा बुद्ध को कोल्य वंश का भी माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शाक्यों द्वारा शासित कौन सा था, यानी कि इनके पिताजी शाक्य कुल के थे, तो कौन सा नगर ऐसा था जिन पे इनके पिताजी हर राज किया करते थे। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो है शाक्य द्वारा शासित किया गया था, यानी शाक्य इस पर शासन करते थे। अब बात करें इस कपिलवस्तु की, तो वर्तमान में ये कपिलवस्तु कहाँ पर है, तो ये कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आपने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर एक जिला सुना होगा सिद्धार्थनगर, वो सिद्धार्थनगर बेसिकली यही है, और उसका जिले का नाम जो सिद्धार्थनगर पड़ा है वो महात्मा बुद्ध के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो नाम था वो बचपन में सिद्धार्थ था। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के है, जो शासक किससे संबंधित है, यानी कि वो कौन सा शासक है जिससे भीतरी स्तंभ शिलालेख संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। तो देखिए जो स्कंदगुप्त है ये गुप्त काल का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अयोध्या को किस गुप्त शासक ने अपनी राजधानी बनाया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा ही अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया गया था। आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि किस गुप्त शासक के समय हूणों का पहली बार आक्रमण हुआ, तो भी आपको स्कंदगुप्त ही वहां पर सही जवाब देना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया, तो भी आपको स्कंदगुप्त ही वहां पर जवाब देना है। बात करें यहाँ पर समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बात करें यहाँ पर चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त जो है गुप्त शासक के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और बात करें यहाँ पर कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो सांख्य दर्शन है वो यहाँ पर कपिल मुनि के द्वारा स्थापित किया गया था। बात करें यहाँ पर बादरायण की, तो बादरायण जो थे वे उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे, और गौतम मुनि जो है ये आपके न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। बात करें यहाँ पर पतंजलि की, ये आपके योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपिल ऋषि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नामक अग्निमित्र खालिस्तान का पुत्र था। तो यहाँ पर देखिए कालिदास जो थे इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मालविका अग्निमित्रम। बेसिकली मालविका और अग्निमित्र ये दोनों आपस में प्रेमी और प्रेमिका थे, और इन्हीं के प्रेम मिलाप का संकलन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। तो जो अग्निमित्र थे ये किसके पुत्र थे, अग्निमित्र जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था वो अग्निमित्र था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, खालिस्तान को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो अशोक स्तंभ है बेसिकली उसकी बात यहाँ पर कर रहा है, जिसमें यहाँ पर वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ ये सभी चीज उसमें लिखी गई है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल बनाने की कोशिश की है, अन्यथा प्रश्न में आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ से ले गया है वो भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1950 को भारत सरकार द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है, यानी भारत में जो सबसे पहला कवि माना गया वो कौन माना गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। तो देखिए ये जो वाल्मीकि थे इन्होंने यहाँ पर रामायण ग्रंथ की रचना की थी, और अयोध्या में जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है उसका नाम इन्हीं पर रखा गया है, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो देखिए राजा जो बिंबिसार थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे जो कि मगध पर शासन करते थे। यहीं पर आपको एक बात और नोट करनी है कि जो ये राजा बिंबिसार था इसी के दरबार में जीवक नामक वैद्य रहता था। ठीक है, जीवक का नाम आपने सुना होगा। तो बिंबिसार के महल को जिसने बनाया था उसका नाम था यहाँ पर महागोविंद। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महागोविंद। इसी ने यहाँ पर राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो गढ़ जगह है, देखिए बेसिकली जो गढ़ का मतलब होता है वो एक गड्ढा होता है। और हड़प्पा सभ्यता में दो तरीके के लोग रहते थे जिनको निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में बांटा गया था। उच्च वर्ग में जो है राजघरानों से संबंधित या राजशाही लोग रहते थे और गढ़ जगह में यानी कि निम्न स्तर के लोग रहते थे। इवन निचले स्तर के लोग कौन थे? जो श्रमिक वगैरह थे, मजदूरी वगैरह करते थे, उनको यहाँ पर गढ़ में रखा जाता था जो कि एक निचला भाग होता था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, अनिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? तो अनिलवाड़ा जो है ये सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बासवन्ना। बासवन्ना एक ब्राह्मण था जो कि कर्नाटक में था। इसने यहाँ पर लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इनका शिवलिंग की पूजा करना। ठीक है, जो शिवलिंग की पूजा की जाती है ना, तो वो यहीं से शुरुआत की थी इन्होंने कर्नाटक में। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ये दो भाई थे, इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो देखिए जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था उसके समय दक्षिण भारत के दो राज्य अलग हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी जबकि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो देखिए जो थॉमस रो था ये 1608 ईस्वी में अकबर के नाम का एक पत्र लेकर भारत आया था। लेकिन जब ये भारत आया था तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में और ये भारत आया था 1608 ईस्वी में। जब ये भारत आया तो यहाँ पर जहांगीर शासन करता था, तो ये जहांगीर के शासन में यहाँ पर आया था। तो जब ये जहांगीर के दरबार में आया था तो थॉमस रो फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, तो इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। इससे खुश होकर जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दे दी थी, इसलिए इसको थॉमस रो को इंग्लिश खान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया? तो देखिए 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत के सिंध प्रांत पर। और सिंध प्रांत का तो जो राजा था उस समय राजा दाहिर था। ठीक है, तो उस राजा दाहिर के समय पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और ये जो आक्रमण था ये भारत पर पहला अरब आक्रमण था। इस आक्रमण के बाद भारत में खजूर की खेती और ऊँट पालना प्रारंभ हो गया था और भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला भी मोहम्मद बिन कासिम ही था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? तो देखिए जो इस्लाम के लोग इस्लाम को मानते हैं उनके लिए 5 आस्था के स्तंभ होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है यहाँ पर कलमा, यानी हर एक मुसलमान को कलमा पढ़ना जरूरी होता है। कलमा क्या है इनका? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के मायने है कि अल्लाह के सिवा कोई भी पूजने के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पैगंबर है। तो पहला तो हो गया कलमा, दूसरा हो गया रोज़ा रखना, तीसरा हो गया ज़कात देना। ज़कात किसे कहते हैं? अपनी जो भी कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा गरीबों में दान देना ही ज़कात कहलाता है। चौथा हो जाता है यहाँ नमाज और पांचवा हो जाता है हज। अगर आपके पास इतना पैसा है जिससे कि आप हज कर सके तो आपके ऊपर हज फ़र्ज हो जाता है ऐसे में।
तो इस्लाम का पालन करने वाले लोगों के आस्था के कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी 2021 में जब एग्जाम हुआ था तो ये मेरी शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो देखिए जो हुमायूं था इसका शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था जिसमें यह हार गया था, और ये हार कर कहाँ चला गया था? ईरान में। और जब ये ईरान में पहुंचा था तो वहाँ से फिर वापस आया था। जब ये वापस आया था दिल्ली, तो वहाँ से कुछ कलाकार आ रहे थे, सैयद अली और अब्दुस समद, इनके बीच में छुपकर यहाँ पर दिल्ली आया था और फिर से इसने अपनी सत्ता को हथिया लिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं ईरान से दिल्ली कलाकारों के बीच आया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया? तो खालसा पंथ की नींव रखने वाले थे यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है किस नदी के तट पर है? तो देखिए ननकाना साहिब जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के तट पर है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निनोडी कुन्ना ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था? तो निनोडी कुन्ना जो था ये पुर्तगाली वायसराय था, इसने यहाँ पर पुर्तगाल सरकार का जो कोचीन मुख्यालय था उसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था? गोवा में। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, पुर्तगाली किस वर्ष में भारत आए थे? तो पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था? 1494 ईस्वी में ये फरगना का बादशाह बन गया था। उसके बाद बाबर भारत में 1526 ईस्वी में आया और पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? बेसिकली जो पुर्तगाली थे इनकी नौसेना बहुत ही तगड़ी थी, यानी कि हिंद महासागर में इन्होंने नौसेना के जरिए पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर रखा था और वहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि अगर आप हिंद महासागर से कोई भी जहाज़ गुजारेंगे, कोई भारतीय हो या फिर कोई विदेशी हो, उसको यहाँ पर इनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये टैक्स की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर लगाई जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और 1858 में इन्हीं को यहाँ पर प्रथम वायसराय भी बना दिया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाले जो पुर्तगाली शासक थे वे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने गोवा में सती प्रथा का बिल्कुल खात्मा कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, किस मुगल शासक ने सुलह-ए-कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। ठीक है, तो सुलह-ए-कुल उत्सव वर्तमान में कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, पहला पुर्तगाली कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला पुर्तगाली कारखाना जो था वो कोची में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इस प्रश्न का सही जवाब है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? तो होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में हेलीवीड में स्थित है और ये होयसलेश्वर मंदिर है ये हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? तो दीनपनाह शहर की नींव रखी थी हुमायूं ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय। श्रीरंग तृतीय जो था विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, जबकि विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक मैंने अभी आपको बताए
हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियानों में तुलुगुमा रणनीति का प्रयोग किया था? तो देखिए, तुलुगुमा रणनीति का प्रयोग यहाँ पर बाबर ने युद्ध में किया था। बेसिकली ये तुलुगुमा रणनीति होती क्या है, इसमें तोप को और जो सेना होती है उसको व्यवस्थित तरीके से सजाने की जो रणनीति होती है सेना को और तोपों को, उसको यहाँ पर तुगलुमा रणनीति कहा जाता है। इस रणनीति को, इस टेक्निक को बाबर ही भारत लेकर आया था। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 ईस्वी में यूएसए यानी कि अमेरिका में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो भूदान आंदोलन के अग्रणी जो है आचार्य विनोबा भावे है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, 1498 ईस्वी में भारत पहुँचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो देखिए, 1498 ईस्वी में भारत में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर, जिसका स्वागत वहाँ के राजा जमोरिन ने किया था। तो वास्को डी गामा था वो कहाँ का था? पुर्तगाल का। तो पहले यूरोपीय कौन बन जाते हैं? पुर्तगाली यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह द्वितीय था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? तो 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत जो की थी वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ही जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1839 ईस्वी में जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी वो की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, इनको ही देवेंद्र नाथ ठाकुर भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो भारत में साइमन कमीशन जो आया था 1928 ईस्वी में आया था। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना की थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? तो मार्च 1919 में जो खिलाफत समिति बनाई गई थी वो बॉम्बे में बनाई गई थी। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो जमींदारी व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो केसरी समाचार पत्र शुरू किया गया था वो मराठी भाषा में था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, वीडी सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो वीडी सावरकर द्वारा 1904 में जो क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था उसका नाम था यहाँ पर अभिनव भारत। ठीक है, ये एक गुप्त समुदाय था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, 1875 ईस्वी में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो मोमडन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज जो स्थापित किया गया था 1875 में अलीगढ़ में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 के दौरान हुआ था, इसके नेता कौन थे? तो देखिए, जो संथाल विद्रोह था ये संथाल जनजाति के द्वारा झारखंड के आसपास का जो एरिया है, बंगाल के आसपास का एरिया, यहाँ पर ये संथाल जाति रहती थी और जो इसके नेता थे वो थे आपके सिद्धू मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बंगला किसने लिखा था? तो आमार सोनार बंगला जो लिखा था ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था।
और ये जो आमार सोनार बंगला है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक तरीके से विभाजन किस सत्र में हुआ था? तो सूरत सत्र में इसका विभाजन यहाँ पर हो गया था। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? तो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसको पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुए पूना समझौते पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था जिसमें एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल इसके कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, गांधी जी ने 1918 ईस्वी में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया था? तो देखिए जो गांधी जी ने 1918 में अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था उसको खेड़ा आंदोलन भी बोला जाता है। बेसिकली ये खेड़ा जो है गुजरात में पड़ता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, बक्सर के युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसका जो तात्कालिक परिणाम था इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, उसी संधि के तहत ये युद्ध शांत हुआ था। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 ईस्वी में एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के अग्रणी कौन थे? तो 1936 ईस्वी में जब अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन का अग्रणी था में थे आपके शहजादानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1931। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे वापस 1915 ईस्वी में। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो बंगाल में लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी 1916 ईस्वी में। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी के लेखक जो है ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया और उसे लूटा? तो ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इस समय का जो बादशाह था वो मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को पारित होने के समय पर राज्य सचिव कौन थे? तो उस समय के जो राज्य सचिव थे वे थे आपके एडविन मॉन्टेग्यू, और जो चैम्सफोर्ड थे ये उस समय के वायसराय थे। इन दोनों के नाम से भी इस अधिनियम को जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 35, प्रसिद्ध काल कोठरी त्रासदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था? तो देखिए काल कोठरी त्रासदी ये कब हुई थी? ये 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 146 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जो कि काफ़ी छोटा था।
और उसमें 3 दिन तक उसको बंद करके रखा था। जब तीसरे दिन उसको खोला था तो उसमें से मात्र 46 लोग ही बच पाए थे, और उन 46 लोगों में से एक जो बचा था हॉलवेल था, उस हॉलवेल ने ही इस घटना को यहाँ पर सबको बताया था। तो ये जो काल कोठरी त्रासदी की घटना है, ये 20 जून 1756 ईस्वी को किसने की थी? सिराजुद्दौला ने यहाँ पर की थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के गुरु थे? तो महात्मा गांधी के गुरु कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। इनको ही यहाँ पर महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 37, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की जो प्रथम मुख्यमंत्री महिला थी वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 38, 1857 में कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार ने कहाँ पर विद्रोह का आयोजन किया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में कुंवर सिंह ने जो विद्रोह किया था वो बिहार से किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906, यानी कि 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये जो वर्तमान में बांग्लादेश है ना, उसकी राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 40, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो हो जाता है आपका कॉर्नवालिस। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 41, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता यहाँ पर कौन थे? फिरोज शाह मेहता यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बात करें यहाँ पर अन्य नरम दल के नेता कौन थे? तो अन्य नरम दल के नेता थे यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी इत्यादि यहाँ पर नरम दल के नेता थे। वहीं पर बात करें गरम दल के नेता, तो गरम दल के नेता यहाँ पर कौन कौन थे? बाल पाल लाल सिंह को जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह मेहता, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 43, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 44, उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वाला नारा दिया था। तो ये नारा आपको बचपन से याद होगा, किसका है? बाल गंगाधर तिलक का ये नारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 45, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पेश हुआ था? तो मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था वो 1909 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 46, 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 47, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। और ये कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 48, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो देखिए जो बक्सर का युद्ध था ये 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें एक ओर थे अंग्रेज सेना की ओर से हेक्टर मुनरो और दूसरी ओर थे यहाँ पर शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, ये सभी आपस में मिलकर अंग्रेजी सेना से लड़ रहे थे। और इस युद्ध में जो है कैप्टन मुनरो ने इन सभी को यहाँ पर पराजित कर दिया था, और इस युद्ध के बाद यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि के तहत ये युद्ध यहाँ पर समाप्त हुआ था। तो ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 1764। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो भारत में जो सती प्रथा को समाप्त किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से सती प्रथा को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था।
तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 51, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन मैंने अभी आपको बताया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से वह कौन सा मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने एक मराठी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जो कि 4 जनवरी 1881 ईस्वी में किया था। तो जो समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जारी किया गया था उसका नाम था यहाँ पर केसरी। केसरी के नाम से इस समाचार पत्र का यहाँ पर प्रकाशन किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 53, सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? तो सती प्रथा को यहाँ पर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? तो देखिए, केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका गया था वो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। तो बटुकेश्वर दत्त पर यहाँ पर ये विधानसभा बम वाला मामला चला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 55, 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था? तो जो तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था ये बंगाल में शुरू किया गया था। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी? यानी 1906 में युगांतर पार्टी शुरू हुई थी, उस युगांतर पार्टी का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी युगांतर पार्टी से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस जो मनाया जाता है वो 17 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मनाया जाता है। और इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 58, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो मास्टर दा के नाम से जो जाना जाता है वो सूर्य सेन यहाँ पर जाने जाते हैं। और ये जो सूर्य सेन थे इन्होंने यहाँ पर इंडियन रिपब्लिक आर्मी की भी स्थापना की थी और साथ ही साथ इन्होंने चटगांव के विद्रोह का भी सफल नेतृत्व किया था। तो चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 59, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को किसने दमन किया था? तो कानपुर का जो विद्रोह का दमन किया था वो यहाँ पर किया था सर कोलिन कैंपबेल ने। सर कोलिन कैंपबेल के द्वारा कानपुर के विद्रोह का दमन किया गया था। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 60, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? तो देखिए, वर्ष 1939 में जो त्रिपुरी का सत्र हुआ था कांग्रेस का, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। लेकिन महात्मा गांधी जी जो है वो सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं कर रहे थे कि इसकी अध्यक्षता ये करे, तो उन्होंने अपना उम्मीदवार यहाँ पर बताया था पट्टाभी सीतारामैया। तो महात्मा गांधी जी की जो पसंद का उम्मीदवार था वो था पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 61, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा किसके अधीन था? तो गोवा पर जो अधिकार था वो पुर्तगालियों का था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 62, साल 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो देखिए, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक जुलूस निकाला था अमृतसर के बीचों बीच। तो इनको यहाँ पर 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसी के बाद इन्हीं की गिरफ्तारी को लेकर जलियांवाला बाग में लोग 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर जनरल डायर ने सभी लोगों पर एक तरफा गोली चला दी थी, जिसको यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। बेसिकली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है वो 13 अप्रैल 1919 की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 63, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 64, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था वो 1925 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 65, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे?
तो छत्रपति शिवाजी जो है वो भोंसले घराना से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 66, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? तो मोपला जो विद्रोह हुआ था ये 20 अगस्त 1921 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 67, रैयतवारी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अकबर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 68, किस देश में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस जो गए थे वो जर्मनी में गए थे। जर्मनी से मदद लेने के लिए यहाँ पर एक गए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 69, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस बुलाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थी आपकी C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज के द्वारा ही गांधी जी को भारत लौटने के लिए आग्रह किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 70, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 71, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त जो पहले भारतीय थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 73, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो वायसराय थे वे थे आपका लिनलिथगो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लिनलिथगो। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 74, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ की स्थापना जो हुई थी 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 75, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी जो कहा जाता है अरुणा आसफ अली को यहाँ पर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के आपके आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए, कुंभ मेला त्यौहार जो है ये 4 स्थानों पर मनाया जाता है, जिसमें आपका सबसे पहला स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। ठीक है, इन 4 स्थानों पर यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए, मकर संक्रांति का जो त्यौहार मनाया जाता है वो हर एक वर्ष के शुरुआत में मनाया जाता है, यानी जनवरी माह में ये मनाया जाता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? तो देखिए, केरल का जो दस्ताने वाला कठपुतली शो है ये आपका हो जाता है पावकुथू। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पावकुथू। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? तो देखिए, इंडो आर्यन भाषा समूह जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को वसंत त्यौहार भी कहा जाता है? तो देखिए, जब वसंत ऋतु आती है तब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होली। होली का त्यौहार उस टाइम पर मनाया जाता है। होली के त्यौहार को यहाँ पर वसंत त्यौहार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो देखिए, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी है पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संस्कृत हो गई, दूसरी तमिल, तीसरी ओडिया, चौथी तेलुगु और 5वीं आपकी हो जाएगी कन्नड़ और छठी आपकी हो जाएगी मलयालम। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला गया था? तो सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था वो मिला था आपका तमिल को। तो तमिल भाषा को यहाँ पर सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ये एक प्राचीन भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को उत्कीर्ण करा था। तो देखिए यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है उसमें कुंभ मेले का जो शामिल किया गया था वो 2017 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म कला शैली है। तो देखिए तमिलनाडु का एक कला शैली है जो कि मार्शल आर्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिलंबम जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म की एक कला शैली है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। तो देखिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो राजस्थान का लोक नृत्य शामिल है वो है आपका कालबेलिया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कालबेलिया। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का रूप है। तो देखिए केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का जो रूप है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुडियाट्टम। कुडियाट्टम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत में जो प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए अजंता की गुफाएं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी हम्पी में स्मारकों का समूह, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हम्पी के में जो स्मारकों का समूह है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ये तमिलनाडु में स्थित है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो देखिए देव दीपावली जो है इसको यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के काशी जिला है वहाँ पर ये मनाई जाती है। दीपावली के 15 दिन बाद ये मनाई जाती है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी देव दीपावली। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी का जो लेखक है वो हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। तो देखिए आगरा का जो किला है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो किस वर्ष इसको शामिल किया गया था, 1983 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए राजस्थान में जो पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट है इसको यहाँ पर कठपुतली के नाम से भी जाना जाता है। आपने कठपुतलियाँ देखी होगी, एक व्यक्ति होता है, छोटे छोटे कठपुतली यानी कि गुड़ी ऐसी होती है, उनको धागे में बांधकर उनको ऐसे नचाता है अपने हाथों से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे डांस कराता है। तो उनको यहाँ पर कठपुतली कहा जाता है। तो उसका जो अन्य नाम है वो यहाँ पर स्ट्रिंग पपेट भी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है स्ट्रिंग पपेट, ठीक है। ये राजस्थान का है और इसको यहाँ पर कठपुतली के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है वो हो जाएंगे आपके हरिसेन। हरिसेन के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाओं की जो प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकारी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्रिया। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कि आपका पहला हो जाएगा कथक जो कि उत्तर प्रदेश से है, दूसरा हो जाएगा मोहिनीअट्टम जो कि केरल से है, तीसरा हो जाएगा आपका कथकली जो कि केरल से है,
चौथा हो जाएगा मणिपुरी जो कि मणिपुर से है। पांचवा हो जाएगा सतारिया जो कि आपका असम से है। छठा हो जाएगा कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से है। सातवां हो जाएगा आपका भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु से है। आठवां हो जाएगा ओडिसी जो कि आपका ओडिशा से है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्रिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20। अमुक्तमाल्यादा जो तेलुगु में राजकौशल शासन कला पर एक कृति है की रचना किसने की है। तो देखिए अमुक्तमाल्यादा जो है इसकी रचना यहाँ पर कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेव राय।